Good morning everyone. I welcome you all to my YouTube channel Current Ka Affairs. Here I discuss few articles from Press Information Bureau, which is one of the most authentic and reliable source of information about government policies, government scheme and their major projects. मैं इस वीडियो में PIB के न्यूज़ को बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो को शुरू करते हैं विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे। आज है 17 अप्रैल और आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया जो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वी ऑब्जर्व दिस डे। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1989 टू ऑनर फ्रैंक शेनेबल जो फाउंडर थे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अवेयरनेस क्रिएट करती है लोगों में अबाउट दिस डिजीज़ एंड ऑल्सो इट इन्हांसेस ट्रीटमेंट and care for those patient who are suffering from this disease। इस साल की थीम है Access for All, Prevention of Bleed as Global Standard of Care। These are the topic of discussion for today. We'll discuss hemophilia and some other genetic disorders, National Panchayat Award Week. Later we'll discuss Global Conference on Compressed Gas, then G7 ministers meeting on climate, then we'll discuss about this G7 international organization, and last में we'll see some honorable mentions. So let's get started. So this hemophilia, it is a rare genetic bleeding disorder that affects the blood's ability to clot properly. So suppose किसी को अगर चोट लगी होती है, ठीक है, ये है साइट ऑफ वुंड और इससे थोड़ी देर तक तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है। आफ्टर अ वाइल ऐसा होता है कि यहाँ पे ये साइड पे एक मैश क्रिएट होता है जिससे कि वो फ्लो है ब्लड का वो बंद हो जाता है। पर जिससे हीमोफीलिया होता है उसमें ये जो मैश क्रिएशन है वो नहीं होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। इसको क्लोटिंग फैक्टर 8 भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके एब्सेंस से वो जो मैश क्रिएशन है वो नहीं होता है एंड द पर्सन ब्लीड्स टू डेथ एंड दिस इज़ मोस्टली कॉज ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन ऑफ दोज जीन्स जो इंस्ट्रक्शन देता है टू क्लॉट दैट साइड ऑफ वुंड, ठीक है। वो मैश क्रिएट करने का जो इंस्ट्रक्शन देता है उस जीन के म्यूटेशन से ये डिजीज़ होता है एंड मोस्टली ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है एंड इसी वजह से इट इज़ मोस्टली कॉमन इन मेल बिकॉज मेल में सिर्फ एक एक्स होता है, ठीक है, और फीमेल में 2। तो अगर ये एक्स में अगर कुछ जीन का म्यूटेशन है तो दिस एक्स विल कम हैंडी, पर अगर इनके एक्स में म्यूटेशन होगा तो नथिंग कैन सेव इट। इसलिए मेल आर मोर वल्नरेबल टू दिस डिजीज़। इसके अलावा देर आर सेवरल अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि हो गया सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, then there are several chromosomal disorders. Next news is related to National Panchayat Award Week. न्यूज़ में क्यों है? So Ministry of Panchayati Raj they will be celebrating National Panchayat Award Week during 17th to 21st April. ठीक है, it will be inaugurated by President and it will be a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव। So ये है क्या? So basically it is a celebration of 75 weeks to 75th इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो इसको सेलिब्रेट करते हैं जिसमें वो इंडिया के पीपल, इंडिया का कल्चर, इंडिया के जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं इन सब को सेलिब्रेट करते हैं एंड इस अवार्ड वीक का थीम है पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और जो भी हाई परफॉर्मिंग PRIs हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ऑल्सो दे विल डेलिब्रेट एंड डिस्कस द परफॉर्मेंसेज ऑफ दीज पंचायती राज ताकि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं दे कैन लर्न फ्रॉम देयर अचीवमेंट्स। Alongside of this, they will also launch this app Gram Sabha Nirnay, National Initiative for Rural India to navigate, innovate and resolve Panchayat. So basically it will streamline the performances of Gram Sabha, ठीक है, like it will provide verification of the facts whenever it is necessary, also in case of queries that may arise regarding the resolution or taken during Gram Sabha। इससे क्या होगा? तो it will bring more transparency, more efficiency in the functioning of Panchayat।
Now about Gram Panchayat. So Gram Panchayat is a basic governing institution at village level. ठीक है, like kind of a self government at village level. It was constitutionalized by 73rd Amendment Act 1992, पर इससे पहले भी आर्टिकल 40 में it was given to organize panchayats at village level for their governance. And after many efforts of several committees and several successive government, finally during PV Narasimha Rao, this whole idea got constitutional status. हमारे पास आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे एक न्यू पार्ट ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दैट गेव अ 3 टायर सिस्टम, जिसमें विलेज लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक गवर्निंग बॉडी क्रिएट हुई थी. इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, और देर इज़ ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड विमेन, और ये रिजर्वेशन मेंबर्स के लिए भी हैं, ऑल्सो फॉर चेयरपर्सन्स. ठीक है. देन इसका टेन्योर होगा 5 years, और इसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है. ये 5 years कंप्लीट होने से पहले भी डिज़ोल्व हो सकता है, पर जो न्यू गवर्निंग बॉडी आएगी दैट विल लास्ट ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड, आफ्टर विच अगेन दे हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन. इसके अलावा दे हैव अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन दैट विल इंश्योर एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़ टू. इसके अलावा दे हैव गिवन 29 फंक्शंस दैट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ दिस पंचायती राज बॉडीज़. And these Panchayati Raj institutions have been instrumental in creating a grassroots democracy. It has given them voice and also made them a part of decision making or policy making. इसके अलावा female participation in politics has been increased. It is more than the participation rate at Lok Sabha or state legislative assembly. So these are some of the advantages of Gram Panchayat, but there are certain challenges like lack of effective devolution of power or authority. ठीक है. lack of fund. इसके अलावा issue of सरपंच पति, जिसमें even though women participation is increasing, but the real power lies with their husbands. And then there is a paucity of men, material, machinery. And so these are some of the challenges that needs to be addressed. Next news is related to Global Conference on Compressed Biogas. It is organized by IFGC and CBG Producer Forum. IBGC क्या है? Indian Federation of Green Energy, and it will be organized on 17 and 18th April in New Delhi. एंड इस साल की थीम है टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अप्रेज द इंडस्ट्री रिगार्डिंग द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ CBG. सो देयर आर सेवरल इनिशिएटिव दैट वी हैव टेकन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CBG, and that needs to be appraised. Also to identify areas where policy modifications are required. अगर CBG की बात करें तो it basically a renewable source of energy which is generated by biodegradable based products, waste like animal waste, plants, household waste, that are put together in an anaerobic digester without the presence of oxygen, and then it generates biogas that can be collected. This generated biogas has high calorific value and can be utilized and also can be used as a green automotive fuel. Now this CBG has several advantages, like it is under renewable energy source, it reduces greenhouse gas emission, it improves waste management as those biodegradable waste can be put to better use. Then energy diversification, जैसे कि it will be helpful in replacing biofuels, it will generate revenue as it has high demand in market.
improve soil health and water health. It will also promote circular economy. So overall, biogas has a potential to provide a sustainable and environment friendly and economically viable energy resource. And now these are the certain initiatives taken by the government like Satat, ठीक है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू मोर अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. इट इज़ अ प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2018 एंड ये इंकरेज करता है प्राइवेट बिजनेसेस को टू इस्टेब्लिश CBG प्लांट एंड प्रोवाइड CBG टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो इसको सेल करे एज एन ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. नेक्स्ट इज़ गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्स. ये भी लॉन्च हुआ था 2018 में और एज अ पार्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट. पार्ट था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का. नेक्स्ट इज वेस्ट टू एनर्जी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ नोटिफाइड 5-year लॉन्ग बायो एनर्जी प्रोग्राम जिसमें दे विल ट्राई टू इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ CBG एंड मेक इट अ मोस्ट गो टू फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमेटिव सेक्टर. Next news is related to G7 ministers meeting on climate, energy and environment. ठीक है, it is a 2-day climate talk in northern Japan, that is Sapporo, Japan, and they will talk about the progress that these countries have till now achieved regarding their key fossil fuel commitments. So ये सारे जो nations है they have committed to achieve net zero emission by 2050. नाउ नेट ज़ीरो एमिशन इसका मतलब होता है कि जितना हमने प्रोड्यूस किया है CO2 उतना ही हम किसी तरह उसे एब्जॉर्व कर लें ताकि वो जो नेट है CO2 प्रोडक्शन का वो ज़ीरो रहे. एंड दिस हैज़ टू बी अचीव्ड बाय 2050. G7 said that we must accelerate the phasing out of all unabated fossil fuels. Now they have also said that we, the G7, need to not only reduce our own emission but also take concrete action to achieve emission reduction globally. So these G7 जो ये जो nations है ना, these are some of the most developed nation of this world. ठीक है, और उनका and जो ये जो developed nation है they have a certain responsibility towards developing countries and least developed countries. and उसी को बोल रहे हैं कि along with reducing their own emission they should also have a concrete action plan for the countries other than developed countries to achieve their emission reduction. And for that to happen developed countries first need to follow through जो उनको $100 billion का जो pledge है towards developing country they have to fulfill this. If we look at global carbon budget report, it is said that global carbon emission is expected to reach 40.6 billion tons of carbon dioxide in the atmosphere and there is no sign of carbon emission decline required for limiting the global warming to 1.5 degrees Celsius. ठीक है, so ये हमारा major target है of Paris Agreement and उसमें we have pledged कि we have to limit the global warming to 1.5 degrees Celsius, but this report has some other thing to say. Also more than half of CO2 emission is from 3 places, that is China, USA and European Union, and India is at 4th. However जो इंडिया की पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो काफ़ी कम है. सो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. दे हैव राइट टू डेवलप but at the same time ये जो developing countries हैं even they need to make an effort to bring down the carbon dioxide with the assistance of these developed countries. साथ साथ थोड़ा हम G7 nations के बारे में पढ़ लेते हैं. तो it is an intergovernmental organization of 7 countries that are world's most industrialized and developed countries. It was established in 1975 and they meet annually to discuss issues of their common interest like global economy, governance, international security and energy policies. And these are the 7 nations who are a part of G7, that is Germany, UK, France, Canada, US, Italy and Japan. कुछ टाइम पहले तक till 2014 तक रशिया भी G7 का पार्ट था, बट आफ्टर रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया they were removed from G7 nations. Russia was removed from the grouping and now we have G7. ठीक है, and all these G7 countries are part of G20 और G20 को आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे 12 हैं, 1 और ये 7.
So these G7 countries, US, UK, Germany, Japan, they all make up the 10% of the world's population, 31% of global GDP, and they are the major exporters too. On the other side, they are also the 21% of the global carbon dioxide emitter. Therefore, they have more responsibilities towards carbon emission reduction. Also, they have responsibilities to provide financial help and technological help to developing countries in their endeavor of achieving net zero emission. Now, here are some of the honorable mentions. अगर अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो एक रत्नाकर पटनायक, he is appointed as Chief Investment Officer of LIC. Next, in Hyderabad, Telangana, a 125 feet tall of Ambedkar statue unveiled by the CM of Telangana. यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्टैचू, और 15th को इनका बर्थ एनिवर्सरी था. वी सेलिब्रेट इट एज अ इक्वालिटी डे और अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे, और उसी के ओकेजन में दे अनवील्ड दिस स्टैचू. नेक्स्ट पर्सनालिटी है न्यूज़ में नंदिनी गुप्ता. शी इज़ क्राउंड एज फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड ऑफ 2023. ये राजस्थान के रहने वाली हैं और इन्होंने जीता है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023. नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इट इज़ टू बी हेल्ड एट गोवा, और इसमें हेल्थ एंड अदर स्टेक होल्डर्स विल टेक पार्ट इन इट. नेक्स्ट है न्यूज़ में दिस प्लेस मोजाम्बिक विच इज़ एन अफ्रीकन नेशन, और ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ये हैं जयशंकर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं. उन्होंने एक ये जो ट्रेन है ये मेड इन इंडिया ट्रेन है, उसमें ये लोग अभी एक जर्नी तय कर रहे हैं फ्रॉम मपूटो टू मचावा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. आई विल सी यू टुमारो.